हेलो प्यारे मेरे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। 10th क्वेश्चन तक आपको हमने करवाया है, आज 11 से स्टार्टिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द सेंटेंसेस ए, बी एंड सी गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को ए, बी तथा सी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। In 9th century, expansion of cities created new demands of labor। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। ये हमारा ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट सी भी सही है। Although working condition were very hard, but work in the new location gave lower caste to get away from the upper sheepfold that the upper caste landowners exercised over them। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थीं, परंतु यह निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। हमारा यहाँ पे जैसा कि बताए हैं आपको ए और सी आंसर सही था, तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों में मजदूरों की मांग बढ़ी। औद्योगिक क्रांति का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मजदूरों की मांग बढ़ने से आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन हुआ। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर विस्थापित होने लगे। निचली जातियों को स्वर्णों द्वारा जमींदारों के दमनकारी कब्जे से छूटने का एक उचित अवसर मिला। इस प्रकार कथन ए और सी सही है। गांवों और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग नहीं, अपितु निर्धन लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इन अ पॉपुलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्राइविंग कृष्णा चैरिटीज वाज शोन guiding other nationalist leaders in the battle against the British by। निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? तो हमारा ऑप्शन सही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने भारत में आंदोलन का पहला सफल प्रयोग किया। इस आंदोलन में उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन करना प्रारंभ किया और अंत समय तक मार्गदर्शन करते रहे। चंपारण सत्याग्रह से ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा शब्द से विभूषित किया गया। इसके बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया। नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को किया। छुआछूत के विरुद्ध दलित आंदोलन 8 मई 1933 से शुरू किया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। महात्मा गांधी ने हरिजन इंडियन ओपिनियन और यंग इंडियन पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। निम्नलिखित कथनों को ए तथा बी को पढ़िए। तो औरंगजेब issues a फरमान granting the company the right to trade duty free।
औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। हमारा ए ही ऑप्शन सही है। ए इज द करेक्ट, बी इनकरेक्ट है। तो चलते हैं इसकी व्याख्या। तो औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। यह कथन सही है, जबकि कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेष अधिकारों में हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती थी, गलत है। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर या अनुमति दी भारत में व्यापार करने की। भारत में पहली इंग्लिश कंपनी दिसंबर 1600 में स्थापित की गई थी, हालांकि इससे पूर्व ही अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका था। 1608 में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का जहाज हेक्टर आया। इसके बाद 1615 में ब्रिटेन के संसद सदस्य शाही राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया। औरंगजेब 1658 से 1707 मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true about the features of Indian Constitution when it was ड्राफ्टेड? निम्नलिखित में कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है जब इसका प्रारूपण हुआ? तो हमारा ऑप्शन बी और सी सही है। इट गारंटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द poorest and most disadvantaged इंडियंस। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाता है तथा इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पहला कथन ए सही नहीं है, क्योंकि जब से भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू हुई उसी समय से भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान में या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोलर सिस्टम इज करेक्ट? सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी। The sun, 8 planets, satellites, asteroids, and meteorites from the solar system. सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। की व्याख्या भी कर लेते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सौरमंडल की ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय द वर्ड आइदर नॉर्थ और साउथ। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, क्योंकि कोणीय दूरियों का मान दोनों दिशाओं में एक ही हो सकता है, इसलिए अक्षांशों के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनकी संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं को कोणीय दूरी के साथ पूर्व या पश्चिम लिखा जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ग्रीनविच वेधशाला गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथन पढ़कर सही विकल्प चुने। एजर्शन है ए हमारा, टेरेट जोन receives the maximum heat and remains hot throughout the year। अभिकथन है, उष्णकटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। तो अजर्शन भी सही है। रीजन, द मिड डे सन इज exactly overhead at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। कारण आर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जिसके उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा तक का विस्तृत क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उष्णकटिबंध में सूर्य के अधिक प्रभाव के कारण पूरे वर्ष भर गर्म रहता है। यहाँ औसत तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में एक वर्ष 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करते वक्त कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। अजर्शन है, इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट ऑन द ग्लोब। अभिकथन है, विषुवत रेखाओं ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। रीजन है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर।
तो विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो हमारे दोनों है एजर्शन और रीजन दोनों ही ऑप्शन सही है और दोनों ही एक दूसरे व्याख्या करते हैं। ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दोनों कथन सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भूभाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भूभाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस रेखा पर प्रायः वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा के निकट वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतर भूमध्य रेखीय क्षेत्र समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन earthquake happens, the surface on the earth vibrates and vibration can travel to far off place. Which of the following option refers to terms that helps in understanding earthquakes? अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? तो ऑप्शन हमारा ए सही है। एपिसेंटर, सेस्मोग्राफ, प्लेट बाउंड्री, उद्गम केंद्र और भूकंप लेखी प्लेट सीमा। तो इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट सीमा भूकंप का समझने में सहायक होंगे। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन, अर्थात अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। भूकंप जिस स्थान से शुरू होता है वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपों के कंपनों को अभिलेखबद्ध करने वाला यंत्र भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहलाता है। प्लेट के सभी किनारे वाले भाग को प्लेट सीमा कहते हैं। यही प्लेट अब आपस में टकराती हैं तो भूकंप उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन पढ़ें, सही विकल्प चुनें। असर्शन ए, the relation between the organism and their surrounding from an ecosystem। अभिकथन ए है, सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। तो रीजन, all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings। सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। तो हमारा ऑप्शन दोनों ही सही है और ये दोनों आपस में आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दोनों कथन सत्य हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण के सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारिस्थितिक यंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटकों के मृदा, जल, वायु तथा जैविक घटक से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर भी करिएगा और कोई भी अगर सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।